जय हिंद प्यारे साथियों। एसएससी जीडी 2025। तो हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चंस को। यानी एसएससी ने इस बार 42 सेट्स में जितने भी क्वेश्चन फिजिक्स में पूछे हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे आज। तो इस बार क्वेश्चंस की संख्या काफ़ी कम रही है फिजिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो 42 सेट्स में लगभग 11 क्वेश्चंस पूछे हैं, जिसमें से 3-4 न्यूमेरिकल हैं। वो भी न्यूमेरिकल थोड़ा सा देखा जाए तो हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे सीधा क्वेश्चंस पे। अब तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि न्यूमेरिकल दिया गया है, तो देखिए कह रहे क्रमशः 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं ए और बी को अलग अलग ऊंचाई से गिराया जाता है। तो 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं। ठीक है, कर इनको अलग अलग हाइट से गिराया जा रहा है। कह रहा धरातल को स्पर्श करने में ए को 5 सेकेंड, बी को 3 सेकेंड लगते हैं। तो कह रहा है कि उनकी उस गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना होगा जिससे वे धरातल से टकराएंगे। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है ये। तो हम लोग कह रहा है कि उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा किसी भी पिंड की जो गतिज ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा होता है K = ½ mv²। तो यहाँ पर हमको देखेंगे कि मास दिया है m1, ये m2 दिया है, यहाँ पर t1 दिया है और ये t2 दिया है। तो हम इस क्वेश्चन को पहले तो बेसिक से जानेंगे, फिर देखेंगे कि इसको हम लोग इसका शॉर्ट अप्रोच क्या होगा। ठीक है, तो देखिए न्यूटन के नियम से हमने 3 नियम पढ़ रखे हैं। एक होता है कि v = u + at। ठीक है, तो जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तो वहाँ पर हम लोग ये जो हमारा एक्सेलरेशन होता है उसकी जगह पर हम लोग g का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा v = u + gt। ठीक है, तो देखिए जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो यहाँ पर हमारा जो u की वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, और जो हमारा g है वो 9.8 या फिर हम लोग 10 मान लेंगे। यहाँ तो बस सीधा सा g की वैल्यू 10 रख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए फिर क्या होगा हमारा t और t1, यानी यहाँ पर हमारा कितना दिया है 5, तो 5 रख लेंगे। तो एक तरीके से हमारा ये v1 का ये t1, तो ये v1 = 50 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग v2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो v2 = u2 + gT2। तो u की वैल्यू यहाँ भी हमारी 0 हो जाएगी, तो v2 = g की वैल्यू हमारा 10 हो जाएगा, इंटू t2 दिया है हमारा 3, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो आगे देखिए और हमारा फार्मूला क्या कह रहा है कि इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। तो इनके रेशियो की बात पूछ रहा है, यानी K1/K2। फार्मूला होता है ½ m1 v1² ½ m2 v2²। तो यहाँ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा m1 दिया हमारा 2, v1 का स्क्वायर, v1 वैल्यू हमारी आई है 50, तो 50 × 50 रख लेंगे हम लोग। आगे देखो नीचे m2 हमारा कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है, इंटू फिर क्या है v2 का स्क्वायर, और v2 हमारा कितना आया 30 आया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम v2 की वैल्यू रख देंगे 30 × 30। तो यहाँ से 0 से 0, 0 से 0, 5 पंचे 25, 25 दूना 50, 3 तिया 9, 9 त्रिक 27। तो यानी ये जो हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर। तो यानी इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। तो ये तो हमारा एक तरीके से देखा जाए तो ये इसका
बेसिक है। हालांकि हमको इतना समय तो मिलेगा नहीं एग्जाम में, तो कुछ चीज़ें आपको मन में ही कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसका दूसरा शार्ट देख लेते हैं। तो इसके अगर दूसरे शार्ट की हम लोग बात करेंगे तो शार्ट में देखिए ये लिखा है यहाँ पर, इसके टाइम दिया गया है यहाँ पर। तो टाइम हमारा क्या दिया है, अगर हम लोग टाइम की बात करेंगे तो टाइम यहाँ पर हमारा दिया है T1/T2, ठीक है। तो जो टाइम है इसका अगर हम लोग स्क्वायर निकाल दें, टाइम का स्क्वायर और इनटू में m1/m2, और ये हमारा क्या है, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आ जाएगा। यानी काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होगा K1/K2, T1/T2 का होल स्क्वायर निकाल दें, इनटू में m1/m2 कर दें। तो देख लीजिएगा m1/m2, तो ये 5 हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा, इनका स्क्वायर इंटू 2/3। तो 5 पंचे 25 और बट्टे 9 इंटू 2 इंटू 3, तो 50/27। तो इस तरीके से भी हम इसको लगा सकते हैं। एग्जाम में हम ये वाली अप्रोच जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे कि हंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने किसी तार में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा निकट स्थित चुंबकीय द्विसूचक सुई को विक्षेपित करने की परिघटना की खोज कब की थी। तो 1830 में, 1810 में, 1850 और 1820 में। तो इनका सही जवाब हो जाएगा 1820 में, यानी ऑस्टर्ड ने 1820 में इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इसके प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर इसकी कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों शून्य होंगी, और गतिज ऊर्जा इसकी अधिकतम होगी, या गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों अधिकतम होंगी। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में अगर बात करते हैं, कह रहा है कि किसी भी वस्तु को फेंका जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। सपोज करें कि किसी भी वस्तु को इस तरीके से फेंका जा रहा होगा, ठीक है। तो इसकी ये जो मैक्सिमम हाइट होती है इसको हम लोग महत्तम ऊंचाई बोलते हैं। ये 11th फिजिक्स का सवाल है वैसे एक तरीके से, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में तो कह रहा है कि फेंका जाता है तो प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु में, इस वाली जगह पर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु नीचे से यहाँ से फेंकी गई है तो सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट पर गया है इसका जो एच है वो कह रहा है कि क्या होगा, यहाँ पर उसकी स्थिति क्या होगी। तो इस कंडीशन में इसकी स्थिति जो होती है, यानी इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती, मैक्सिमम होती है, ठीक। और यहाँ पर गतिज ऊर्जा जो है एकदम जीरो हो जाती है। तो इसलिए इसका ए वाला सही जवाब हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक चिकनी क्षैतिज मेज पर डी दूरी तय करने वाली एम द्रव्यमान की एक पुस्तक के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल, और कोई एक मेज होगा, वो भी क्षैतिज कह रहा है कि कोई एक मेज है, तो मेज जो है इस तरीके से, यानी उस पर जो दूरी होगी वो क्षैतिज, इस तरीके से कोई मेज पर एक पुस्तक रखी हुई है, मान लीजिएगा ये एक पुस्तक रखी है, ठीक। तो कह रहा है कि इस कंडीशन में, तो ऐसी कंडीशन में कह रहा है इस पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, यानी पूछ रहा है कि इसके डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसा होता है कि जब गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य जो है इस कंडीशन में शून्य होता है, ठीक है। वो कैसे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के वस्तु के वजन को नीचे की ओर खींचता है, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वस्तु को हमेशा वो नीचे की ओर खींचता है। लेकिन यहाँ पर वस्तु जो है वो क्षैतिज में है, इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि वस्तु जो है क्षैतिज मेज पर जो है दूरी तय कर रही है, वस्तु जो है इस तरीके से दूरी तय कर रही है। ये अगर ये
ऊपर से नीचे की ओर आ रहा होता तब तो बात अलग थी, परंतु यहाँ पर जो है क्षैतिज दूरी तय कर रहा है, यानी जिसका अर्थ है कि गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु की गति को प्रभावित नहीं कर रहा है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो किया गया कार्य है वो W जो होगा वो शून्य हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से बेसिकली इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो C हो जाएगा। ठीक है, इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो C हो जाएगा। अच्छा, एक बात और हम यहाँ से देख सकते हैं कि जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर भेजा जाता है तो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो निगेटिव होता है, बोले तो नकारात्मक होता है। ठीक है, और जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण ही नीचे की ओर आती है। तो यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा, चूँकि ये क्षैतिज दिशा में क्षैतिज जो है दूरी तय कर रही है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक न्यूमेरिकल पार्ट में दिया गया है, तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग करते हैं। देखिए कह रहा है कि लौह मिश्र धातु की समान गोल आकार की दो ठोस गेंदें एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं। यदि गेंद की सामग्री का घनत्व 3/2 पाई इंटू 10⁵ किलोग्राम पर मीटर क्यूब और इसकी जो रेडियस त्रिज्या है वो 1 मीटर है, तो उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण बल क्या होगा। यदि यहाँ पर g की वैल्यू दी गई है, कैपिटल G का मान दिया गया है g = 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। तो यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन को, तो देखिए कुछ इस तरीके से कह रहा है कि दो हमारे सर्किल हैं, एक ये है एक सर्किल ये है, और दोनों जो गोलाकार गेंदें हैं, ठीक है, जो स्फेरिकल मोड में जो दो गेंदें हैं वो एक दूसरे को ये स्पर्श कर रही हैं। ठीक है, और कह रहा है इनकी रेडियस जो है 1 मीटर है, तो इसका रेडियस यहाँ तक 1 मीटर हो जाएगा और इसका रेडियस यहाँ तक 1 मीटर हो जाएगा, और इन दोनों सेंटर के बीच का जो दूरी हो जाएगा वो हमारा 2 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका देखिए कह रहा है कि गेंद की सामग्री का घनत्व ये दिया गया है, रेडियस ये दी गई है। ठीक, तो क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक हमारा फार्मूला होता है F = G m1m2/r²। तो ये एक फार्मूला होता है। ठीक, तो इस फार्मूले का यूज करें। कह रहा है कि समान आकार की दो गेंदें हैं, जो जो दो बॉल हैं उन बॉलों का आकार क्या है, समान है। अच्छा, जब आकार इसका समान है तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। जब m1 बराबर m2 हो जाएगा तो बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी m आ जाएगी। ठीक है, तो यानी हमारा क्या बन जाएगा फार्मूला, F = G m/r², यानी m एक ये हो जाएगा एक m हो जाएगा तो m² हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आगे देखिए, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख लेते हैं। तो अब इसमें हम लोग, अच्छा दूसरा, और यहाँ पर कह रहा है कि इसका घनत्व दिया है, यहाँ पर हमको m पता है। तो घनत्व की जब बात हम लोग करते हैं, जब डेंसिटी की बात करते हैं, तो डेंसिटी का फार्मूला होता है कि ρ = m/v। ठीक है, यानी जो हमारा घनत्व डेंसिटी होता है ये मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यानी द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, यानी घनत्व = द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ से अगर हम लोग मास की बात करेंगे तो ये m दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग m की वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हम m को निकालेंगे तो m बराबर हो जाता है हमारा ρ × v। ठीक है, तो देखो
एम की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर रो की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो रो की वैल्यू अगर हमको क्वेश्चन में गिवन है तो रो की वैल्यू की हम लोग वैल्यू रखेंगे। देखो रो का वैल्यू है 3/2 पाई गुणे 10⁵ इंटू वी की वैल्यू। अच्छा वी तो इसका अगर वी की बात की जाए तो अगर इसके वी की बात की जाएगी तो ये जो स्फेरिकल मोड में है, यानी इनका आकार कैसा है, गोलाकार है। ठीक, तो फिर गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, तो ये बात हो जाएगी 4/3 पाई r क्यूब। आगे देखिए, तो यहाँ से हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 दूना 4। यहाँ पे जो r है वो r की वैल्यू 1 मीटर दी गई है, तो यानी 2 इंटू 10⁵, इसकी वैल्यू 1 है। तो ये हमारा यहाँ से m की वैल्यू निकल के आ जाएगी, m इक्वल टू 2 गुणे 10⁵। तो ये m की वैल्यू आ गई हमारी। अब इस m की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए f इक्वल टू जी का वैल्यू हमारा दिया गया है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, इंटू m की वैल्यू m/r। ठीक है, तो m की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 इंटू 10⁵, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और अपान में r का भी हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए 6.67 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 10⁵, तो 10⁻10 हो जाएगा। अपान में 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो देखिए, तो आगे देखिएगा, अपान में 2 का स्क्वायर, अच्छा हाँ यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि ये जो r है तो इसके सेंटर से और इसके सेंटर के ये वाला जो r होता है, ये r जो है इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच का टोटल डिस्टेंस लिया जाता है, तो इसलिए इसका वैल्यू जो है 2 हो जाएगा। 1 और 1 + 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर इसलिए बन जाएगा यहाँ पर। तो इस वाले 4 से ये क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 6.67। अच्छा इसका 10⁻11 -11 छूट गया था, और इंटू, तो 10⁻10 है, 10⁻−11 है, तो 10⁻−1 बच जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.667। तो ये हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी इसका जो सही जवाब होगा वो सी इज़ द राइट आंसर होगा। तो ये तो है इस क्वेश्चन का एक तरीके से पूरा बेसिक, और ये इसी तरीके से लगेगा भी। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है हेनरी मोसले ने किस वर्ष तत्वों की तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए एक्सरे का उपयोग किया और इन मापों को उनके परमाणु क्रमांक के साथ सहसंबंधित किया था। तो बात जब मोसले की आती है तो देखो कह रहा है 1931 में, 1902 में, 25 में, 13 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1913 में। क्वेश्चन नंबर 7, 1887 में हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने किसके काम को अपने प्रयोगों की एक श्रृंखला को करने के लिए लागू किया जिससे उन्होंने रेडियो तरंगें उत्पन्न की थी। तो क्रिस्टियन ह्यूजेंस, थॉमस यंग, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, क्रिश्चियन डॉपलर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ठीक है, तो ये मैक्सवेल का एक सिद्धांत था। ठीक है, तो जिन्होंने रेडियो तरंगें उत्पन्न की थी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल टाइप है, तो ये एक तीसरा न्यूमेरिकल है इसका। तो चलिए इसको भी नेक्स्ट पेज पे हम लोग करते हैं।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी पिंड को शून्य प्रारंभिक संवेग के साथ 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, ठीक है। यदि यह 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड संवेग के साथ भूतल से टकराता है तो इसके द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। यानी इसका ये मास पूछ रहा गया है, ठीक है। ये इसकी हाइट दी गई है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। इसका हाइट दिया गया है 20 मीटर। प्रारंभिक वेग संवेग दिया गया है, यू इसका दिया गया है 0, और इसका जो संवेग है मोमेंटम जो है वो पी दिया गया है 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और पूछ रहा है कि एम की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले तो इसमें एच दिया है और हमारा यू दिया है। तो हम लोग बात करते हैं न्यूटन के तीसरे नियम से। तो न्यूटन का पहला नियम था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तीसरा होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH, ठीक है। तो देखिए आगे, तो इस हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए हमको u गिवन है यहाँ से, g हमको ऑलरेडी पता होता है और h की भी वैल्यू दी है। इन दो फार्मूले से हमको h की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हमको क्या हो जाएगा, v पता हो जाएगा। v पता करने के लिए हमको क्या है, इसका जो मोमेंटम है, संवेग है p, इसका जो संवेग है p, तो p इक्वल टू m इंटू वी। ये क्या है, हमको पहले से ये फार्मूला होता है इसका, संवेग इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम लोग v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2g की वैल्यू 10 रखेंगे, h दिया है 20, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 20 दामन 200, ये हो जाएगा 400। तो v इक्वल टू यहाँ पे रूट लग जाएगा 400 पे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक। तो p की वैल्यू यहाँ से देखो, p की वैल्यू कितनी दी है, p की वैल्यू दी है 40। m हमको कैलकुलेट करना है, m इंटू वी हमने निकाला है कितना या 20, तो 20 से इसको क्रॉस कर देंगे, 20 दूना 40, तो यानी m इक्वल टू 2 किलोग्राम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा C, 2 किलोग्राम इसका, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा 2 किलोग्राम। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ग्रीक अक्षर VNU भौतिकी में क्या दर्शाता है? तो कह रहा है तरंग की आवृत्ति, किसी पदार्थ का घनत्व और कणों का वेग और घर्षण गुणांक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तरंग की आवृत्ति, तरंग की आवृत्ति। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। जॉर्ज साइमन ओम 1827 में एक सूत्र फार्मूला प्रकाशित करने के लिए प्रसिद्ध थे। करिए किसका वर्णन करता है? धारा प्रवाह विभवांतर के अनुक्रमानुपाती और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, V इक्वल टू IR, ठीक है। तो ये IR इक्वल टू V, तो ये हो गया हमारा फार्मूला। तो अच्छा, इसको हम लोग V प्रोपोर्शनल IV कहते थे। तो यहाँ पर R हमारा रेजिस्टेंस जो होता था, ये एक नियतांक कांस्टेंट हो जाता था, ठीक है। तो कह रहा है कि धारा प्रवाह विभवांतर के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता था। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि विभवांतर के अनुक्रमानुपाती हो जाता है, और उसके इस फार्मूले से हम लोग 2-3 फार्मूले निकाल देते थे, ठीक है। तो 2-3 फार्मूले चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे हमने कहा V इक्वल टू IR, तो IR इक्वल टू V हो जाएगा, तो R इक्वल टू V अपान I हो जाता है, और दूसरा I इक्वल टू V अपान R हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से ये फार्मूले निकल के आते हैं। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कह रहा है जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में नियत चाल से गतिशील हो तो उसका त्वरण क्या होगा। तो नियत चाल से एक सीधी रेखा में कोई जब वस्तु गतिशील होगी, गति कर रही होती है, तो उसका जो त्वरण होता है, उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा शून्य होता है। तो ये था इसका लास्ट क्वेश्चन। यही एसएससी ने 11 क्वेश्चन इस बार पूछे हैं, इनमें से 3 न्यूमेरिकल भी थे। तो ये था एसएससी जीडी 2024-25 के एग्ज़ाम में पूछे गए सभी फिजिक्स के क्वेश्चन। तो आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट केमिस्ट्री या बायोलॉजी से जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उनको हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।